starting with Bhopal, Bhopal had a very good sequential development, strategic, and it's expanded with time. 1908, the first city survey happens. 1913, the second city survey happens. And the state gazetteer is being formalized by C. Luard, was the British authority in central India, with a local called Qudrat Ali. And they make the Bhopal State Gazetteer, which has the record of the city, of the flora, of the fauna, of the Jagirdars and everyone. This is happening in the period of the second last Nawab of Bhopal, Sultan Mehm Begum. And she started with something which was very important. There was a kind of system, बंदोबस्त, which was called. तो उस ज़माने में 5 सालाना बंदोबस्त was prevalent. एक बार में 5 साल की फाइलें इकट्ठा करके रखते, फिर जब 5 साल पूरे हो जाते तो उसको वहाँ से हटा करके फिर 5 सालाना। उन्होंने 5 सालाना बंदोबस्त को ख़त्म करके 20 सालाना बंदोबस्त की शुरुआत की। पहला एक स्टेप जो था वो ये था कि सिटी के डॉक्यूमेंटेशन के बाद जितनी भी मेजर फाइल्स थी वो PWD और जागीर और सनत उनके अंडर में आने लगे। भोपाल का स्ट्रैटेजिक उन्होंने जो है पूरा आकलन किया और फिर उसके बाद अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, जिसने कई लॉज पास किए और हर 6 महीने में गजट नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें होती रही। इसके बाद फिर 1913 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हुआ। तब तक उनके 3 बेटे 3 अलग अलग पहाड़ों पर जाकर शिफ्ट हो चुके थे। बड़े बेटे नसरुल्लाह खान ने ईदगाह का पहाड़ लिया, मंझले बेटे ने शिमला का पहाड़ लिया उबैदुल्लाह खान ने, और छोटे बेटे को बेगम ने अपने साथ रखा और वो लोग पूरी फिजा में जो सैफिया कॉलेज है उस जगह पर रहने लगे। और इनकी ऑफिशियल रजिस्ट्रीज 1913 में बेगम ने अपने तीनों बच्चों के नाम पर करी। अब आगे चल के जो चीज़ शुरू हुई वो ये कि बेगम 1926 तक तो रूलर रही, 26 में उन्होंने एब्डिकेट किया और 1930 तक वो अलाइव रही। 1926 के बाद नवाब हमीदुल्लाह खान का टाइम पीरियड शुरू होता है और उस जमाने में फिर His Highness kept a vast cabinet which used to look into affairs, और उसमें PWD और इंजीनियर और सिटी इंजीनियर। The most amazing thing was कि स्टेट इंजीनियर अलग था, सिटी इंजीनियर अलग था। स्टेट इंजीनियर सिटी इंजीनियर वहाँ रहता था जहाँ हमारे CM साहब रहते, और स्टेट इंजीनियर वहाँ रहता था जहाँ पे कमलनाथ जी को जो बंगला लॉट है बिल्कुल ऑपोजिट में भारत भवन। तो ये लोग काम कर रहे थे एंड दे वर वास्टली डॉक्यूमेंटिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ भोपाल टू एन एक्सटेंट की हेरिटेज, ना सिर्फ हेरिटेज बल्कि लैंड सारा उन्होंने रिकॉर्ड किया। जैसे ही आप जुडिशियल एकेडमी आगे बढ़ते हैं वो एरिया कहलाता है 9 लकी व्यू, वहाँ से वो शुरू होता है 9 पहाड़ तक जाता है और आगे तक। तो ये उसी ज़माने का डॉक्यूमेंटेशन था। केरवा जो है वो नदी की वजह से उसको वो नाम मिला, लेकिन वो राजा बांधा कहलाता था क्योंकि वहाँ पे एक परमानेंट जगह थी जहाँ टाइगर स्पॉटिंग हुआ करती थी। तो इन लोगों ने पूरी सिटी की टोपोग्राफी की स्टडी करी, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और टू एन एक्सटेंट उन्होंने सिटी डेवलपमेंट भी लिखा। कमर्शियल आर्किटेक्ट्स को हायर किया गया और लैंडस्केपिंग और पार्क्स और सारी चीज़ें होती हैं। नवाब भोपाल के टाइम पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि ही वाज पॉलिटिकली वेरी अवेयर एंड ही वाज एन LLB ऑनरेरी लॉ डिग्री होल्डर। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा एंड ही स्ट्रेस्ड ऑन एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, जो कि तब हुआ जब इंडिपेंडेंस आई, और उसमें अपने इंटरेस्ट को और अपने लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए नवाब भोपाल ने एक चीज़ करी जिसको हम सब मर्जर एग्रीमेंट के नाम से। अब ये मर्जर एग्रीमेंट जो है वो पर्सनली नवाब के वेस्टेड इंटरेस्ट और उसकी फैमिली के वेस्टेड इंटरेस्ट को फोकस करता था। पहली बात तो ये कि मर्जर एग्रीमेंट की बात अगर आती है तो लोग 1-2 पेज का फ्लायर पकड़ते हैं, उसमें 11 आर्टिकल्स हैं वो दिखा देते हैं। वो मर्जर एग्रीमेंट नहीं है, वो सिर्फ उसके नॉन है। मर्जर एग्रीमेंट 300 पेज का एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसकी 2 फाइल्स डेवलपमेंट की हैं, तीसरा फाइनल डॉक्यूमेंट है। और ये जो है एक कॉपी उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और दूसरी कॉपी रॉयल फैमिली के पास। और इस पर बेहतरीन काम हुआ है, बहुत सोचने समझने के बाद उसको तैयार किया गया है। तो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी मसला है वो उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि नवाब के पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, नवाब ने क्या रखा है, नवाब के हंटिंग रिजर्व क्या है, नवाब के पैलेसेस कहाँ हैं, नवाब के पास कितनी प्रॉपर्टी, कितने बंगलोज हैं, दैट्स इट।
और नवाब ने उस मर्जर एग्रीमेंट में साफ कर दिया है कि इनलिस्ट हिज फैमिली, कि मेरी प्रॉपर्टी के हकदार कौन कौन रहेंगे, मेरा परिवार कौन है। तो उन्होंने अपनी दोनों भाभियों को उसमें लिया, उनके बच्चों को लिया, अपनी तीनों बेटियों को लिया और दोनों बेगमों को लिया। इस तरह से फैमिली इनलिस्ट हो गई और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। 1964 फरवरी द नवाब भोपाल डाइड ऑफ मैसिव हार्ट अटैक। 61 में his daughter Mehtaj Begum Sajida Sultan was succeeded as the titular head of Bhopal। उस ज़माने तक princely privileges dissolved नहीं हुए थे। और फिर राष्ट्रपति जी के यहाँ से जब लेटर अथॉरिटी का मिल गया और सारी चीज़ें हुई तो साजिदा सुल्तान took over everything। और लैंड रिकॉर्ड्स में पहली बार चेंज हुआ फ्रॉम नवाब हमीदुल्लाह खान टू साजिदा सुल्तान। उसके बाद एक केस इसी फैमिली में विद इन द फैमिली कोरल्स की वजह से एस्टैब्लिश हुआ 1972 में। और उस केस की वैल्यूएशन उस जमाने में 1,72,00,000 रुपए हुआ करती थी। इट वाज इंडियाज 4th लार्जेस्ट प्रॉपर्टी सूट और वहीं से गड़बड़ शुरू हुई। इसी दौरान ये हुआ कि नवाब के लाइफ टाइम में ही जो बड़े भाई की फैमिली थी, यानी जिन्होंने ईदगाह लिया था, उस परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचा। उनकी केवल एक बहू और एक बेहादा पत्नी बची, जो कि शौकत महल इकबाल मैदान एरिया में जो पहले से वहाँ रहा करती। और इनका एक घर था तिरानवे सादैन के, जिसका नाम ईदगाह कोठी था। वो ईदगाह हिल्स पर था, मौलाना आजाद स्कूल के सामने। आज उस बिल्डिंग के नामो निशान नहीं। फिर इनके जो दो सक्सेसर्स थे नवाब नसरुल्लाह खान के, उन्होंने अपने सक्सेसर्स नॉमिनेट किए और उन्हीं सक्सेसर्स ने 90s में जब प्रॉपर्टी या ये कहें कि लाइफस्टाइल चेंज का ज़माना आया तो लोगों ने ईदगाह हिल्स को पहला एड्रेस चुना। उस ज़माने में इट वाज द मोस्ट सॉर्टेड एड्रेस ऑफ द सिटी और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ थी। 1965 में नवाब के बाद एक पार्टीशन डीड साइन हुआ विद इन द फैमिली एंड द ईदगाह, क्योंकि इस्लामिक लॉ के हिसाब से ईदगाह का डिस्ट्रीब्यूशन शामला फैमिली और नवाब की फैमिली के बीच में होना था, क्योंकि दे वर फर्स्ट काजिन। और इसीलिए एक पार्टीशन डीड वर्कआउट हुई ऑन पेपर बट वाज नेवर एग्जीक्यूटेड। इन सब के पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स ने ही उन पे दस्तखत किए और वो लैंड बचता, इससे पहले ही पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स स्टार्टेड सेलिंग आउट। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स। तो 1990 तक आकर के इतनी हालत खराब हो गई कि गवर्नमेंट हैड टू टेक एक्शन एंड दे गॉट इनटू द मोड एंड दे गॉट into it and said कि भाई क्या करें, कैसे करें, ये तो सरकारी ज़मीन है। That's where it all started, ईदगाह का प्रॉब्लम। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी माला श्रीवास्तव जी उस टाइम पर इंचार्ज हो गए जीपीएस, और उन्होंने हाई कोर्ट में जवाब दिया और ये कहा कि व्हाटएवर पीपल स्टेट बट इट्स अ गवर्नमेंट लैंड, आप फैक्ट साबित करने हैं तो आप साबित करिए। पीपल नेवर केम फॉरवर्ड, क्योंकि अगर आगे आते तो ईदगाह के हिस्से का टैक्स भी भरना पड़ता, ईदगाह के हिस्से के और भी डिबैकल्स थे वो भी देखना पड़ते, जो लीज ग्रांट्स में जो गांव मिले हुए थे वो भी देखना पड़ते। तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ। रिलायबल हाउसिंग सोसाइटी, कुसुम गृह निर्माण, ये सारी कॉलोनीज sprang up। और मुसीबत ये हुई कि उर्दू के डॉक्यूमेंट्स उस ज़माने में चला करते थे, तो लोगों ने नवाब के यहाँ के स्टैम्प पेपर्स जुगाड़े और कई लोग लिखने में एक्सपर्ट थे, लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दिए। वहाँ से ईदगाह का मसला घिसटते घिसटते सन 2000 के आसपास तक कलेक्टर अनुराग जैन के ज़माने तक आया और उन्होंने फाइनली बैन लगा दिया कि अब ईदगाह पे नो कंस्ट्रक्शन। जिस तरह से ईदगाह पे ये मैच शुरू हुआ, उसी तरह से एक मैच बैरागढ़ में भी शुरू हुआ। नवाब की दूसरी पत्नी, जिसने यूके एसेट्स को पूरा ले लिया था, उसने अपने पूरे राइट्स भोपाल की प्रॉपर्टी में फॉरगो कर दिए। लेकिन उनके जो फर्स्ट कजन और सक्सेसर्स थे, उन्होंने डिस्पाइट शी वाज अलाइव, शी डाइड एज लेट एज 2002, उन लोगों ने वहाँ की ज़मीनें शुरू कर दी बेचना बैरागढ़। तो हमने लोगों से सुना, व्हेन आई इंटरव्यूड पीपल एंड यू नो किससे कहानियाँ या ऐसी बात निकलती, तो उसमें पता चला कि साहब कार्ड्स के गेम खेलते थे और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे तो एवरी डे दे यूज्ड टू गो टू बैरागढ़, सेल अ पीस ऑफ लैंड, गेट अ मनी एंड प्ले द गेम। और इस तरह से बैरागढ़ का पूरा मसला उलझ गया। तो बैरागढ़ और ईदगाह, दे आर सेपरेट थिंग्स, सेपरेट एंटिटीज। बैरागढ़ वाज एग्जैक्टली बैराघर, बैरक्स वर हाउसेस फॉर इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो भोपाल में रहे,
और बैरकघर ओवर द इयर्स बिकेम बैरागढ़। और यहाँ पे फिर जिसने जितने रेफ्यूजीज थे उनको प्लांट कर दिया था। कई लोग ताजमहल में रहे। जब ताजमहल खाली हुआ 1990s में जवाहरलाल पटेल की गवर्नमेंट ने, तो लोगों को वहाँ से निकाला गया, तो रिलोकेट ईदगाह पे किया। अब ईदगाह की जमीन पे भी जैसे शेयर्स थे, फॉर एग्जांपल 600 acres of land belonged to Princess Abida Sultan who migrated to Pakistan। उन्होंने पहले तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर रखा, कोर्ट में कैसे चलता रहा मामला, बट देन शी ऑप्टेड ऑफ फिशिंग आउट ऑफ द एंटायर थिंग। मैंने वो लेटर देखा है जिसमें प्रिंसेस को कहती है इवन इफ इट वर्थ माउंटेन्स ऑफ गोल्ड डोंट इवन टच इट बाय अ फोर्स एंड लेट इट गो। तो उन्होंने अपनी जमीन मतलब पेपर में विज्ञप्ति निकाल के वापिस नवाब नसरुल्लाह खां की बहू को दी कि हम आपको दे रहे हैं। तो आज जो टीबी हॉस्पिटल के आसपास का एरिया है जहाँ JNNURM की स्कीम के अंडर वो रिलोकेशन का प्रोजेक्ट पूरा आया हुआ है, इस्लाम रीडेवलपमेंट, वो आबिदा सुल्तान का है। अब गवर्नमेंट को कुछ उस बारे में समझ नहीं आया और फिर ये हुआ कि खसरे भी बदल गए रिकॉर्ड्स। सनद जागीर में जो था वो अलग था, नवाब के टाइम पे मर्जर जब हो रहा था वो अलग था। मध्य भारत से जब मध्य प्रदेश बन रहा है और भोपाल को जब कैपिटल बनाना था, तो बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें नवाब ने पेपरकॉन रेंट, जो अंग्रेजी सिस्टम है कि चीज़ आपकी रहेगी लेकिन आप एक नॉमिनल किराए पे दे दीजिए। तो उन्होंने भारत सरकार को 1-1 रुपये किराए पे कुछ चीज़ें दी, जिनमें कलेक्ट्रेट का कुछ हिस्सा शामिल है, सदर मंजिल शामिल है, मिंटो हॉल शामिल है, गवर्नर हाउस शामिल है, एंड द सक्सेसर्स कैन क्लेम इट बैक। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता थी, धीरे धीरे जानकार खत्म होते गए और कागज़ की समझ रखने वाले, और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू। तो ईदगाह का मसला और बैरागढ़ का जब 2002 तक आते आते बहुत ही उलझ गया, तो गवर्नमेंट को ये लगा कि अब क्या करें, और फिर पॉलिटिकल एंटिटी और जो प्रेशर था उसने बिल्टअप कर दिया कि मर्जर से ये मसला सॉल्व हो, एंड दैट्स हाउ द मर्जर वाज लिंक्ड टू ईदगाह एंड बैरागढ़। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड कि अब ये हो रहा है कि गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई नवाब की प्रॉपर्टी में क्या क्या था, हियरिंग की डब्ल्यू इज गेटिंग इनटू टू चेक कि भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी कहाँ गई, कैसे जो है लैंड, फॉर एग्जांपल कोइसिला का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो सेफिया कॉलेज में आता था, वो महल की ज़मीन थी, उसके खसरे सीरियल बाइस थे 51, 52 और 53। अब उसको जब बदला तो खसरा नंबर 52 अलग हो गया, बिल्कुल लाल घाटी से लगा हुआ, 51 बीच में आ गया और 53 इंपीरियल सेवर होटल की तरफ हो। और उससे ये प्रॉब्लम हुई कि एक कंपनी ने वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए उस पेपर के साथ विजिटिंग करवा के और अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी होने लगी हैं। अब जब सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी खानू गांव जैसे एरिया में, जो कि था तो नवाब का, लेकिन वहाँ जो लोग बस रहे थे वो बाहर के, उनको किसी ने दिया नहीं था। बहुत सारा लैंड अक्वायर करके और लोगों ने अपने नाम फर्जी दस्तावेज बनवा लिए। मैं आई लिटरली नो पीपल हु यूज्ड टू मेक पेपर्स। तो जो बेस रिकॉर्ड है वो निकलता है सनद और जागीर से, जो कि स्टेट आर्कियोलॉजी के पास भी जिसका रिकॉर्ड है, और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो किलोल पार्क के पीछे है उसके पास भी रिकॉर्ड है। वो आपको कॉपीज जरूर दे देंगे, लेकिन आप उनकी कॉपीज को कोर्ट में एस्टैब्लिश नहीं कर सकते अंटिल अनलेस द कोर्ट आस्क्स इटसेल्फ। तो रीजनल डायरेक्टर फिर अपना स्टैंप लगा के आपको देगा, और वहाँ पे सारे मैप्स, सारी चीज़ें सब अवेलेबल। और 49 का जो खसरा खसौनी देखा जाता है भोपाल में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि 47 द नवाब गिव एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट 49 ही फाइनली मर्ज्ड हिज स्टेट इनटू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद भोपाल पार्ट सी स्टेट बन के चल रहा है कम से कम 5 साल। तो उस दौरान ही मेड श्योर दैट कॉन्टेस्ट चल रहा था कि कैपिटल कौन बनेगा मध्य प्रदेश का, तो ही कॉल्ड पंडित नेहरू एंड इंसिस्टेड दैट आई वांट भोपाल टू बी द कैपिटल, एंड दे टुक अ ड्राइव बहुत थोड़ी सी, और उसमें ये डिसाइड हो गया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट जबलपुर के लिए जो कह रही है उसे दरकिनार कर दो, महाराजा ग्वालियर का जो प्रेशर आ रहा है उसे दरकिनार कर दो, इंदौर की लोकेशन दरकिनार कर दो। He said, I am giving you everything that you want. He gave away all the things, including उन्होंने एक डील तो कैपिटल बनने के बाद करी जिसमें उन्होंने अपने 10 बंगले
कि बेहतरीन आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाए थे, वो भी दे दी, जिसमें से एक कशाना बंगलो है जहाँ खुशवंत सिंह ने ट्रेड टू पाकिस्तान लिखी है। VIP रोड से हम कोयफिजा की तरफ जाते हैं और बेंट आता है जहाँ पे वो मज़ार और बहुत सारी भीड़ होती है, उसके सामने आप एक बंगला देखेंगे, कशाना बंगला है। वो बंगला है जहाँ सर शोभा सिंह रहे जिन्होंने न्यू दिल्ली का काम किया। तो नवाब के दो स्टैंड कॉटेजेस कलेक्ट्रेट के सामने से जो आरिफ अकील का पुराना बंगला हुआ करता था, शीरीन मंजिल से लेकर के जो आज का मेयर हाउस है वहाँ से लेकर कशाना बंगलों तक ही गेव लेटर ऑन। और फिर ये हुआ कि मल्टीपल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें जाती रही। अब द थिंग इज कि आपको अगर किसी चीज़ की फैक्ट को स्टैब्लिश करना है या इजी वे में किसी की लीनिएज या मैं कहूँ कि किसी अथॉरिटी को चेक करना है, तो आपके लिए बेस्ट प्रोबेबल मोड ये है कि आप 49 के खसरे देखें। उसके बाद सनद जागीर के अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। गजट नोटिफिकेशंस हैं, हर 6 महीने में नवाब भोपाल ने गजट नोटिफिकेशंस कराए हैं। लैंड रिकॉर्ड्स अपने आप में ही बहुत रिच हैं। लॉयर्स बहुत से ऐसे हैं पुरानी सिटी के जो आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम का या जितने भी लैंड स्कैम हुए हैं अभी तक, उनका सोल्यूशन ये है the government must see that merger is a different subject which is related to the Pataudi family or to the Shamla family or to others. But what is in the public domain is outside the merger और उनको वो देखना पड़ेगा। For example, the 62 में डेट ड्यूटी भरी नवाब भोपाल की बेटी ने, उनकी टैक्स लगता था किसी भी ऐसी आदमी के खत्म होने पे, तो उन्होंने कहा कि हम 40 लाख रुपए कैश में नहीं भरेंगे, हम आपको जमीन लिए देते हैं उतने वैल्यू पे। एंड दैट्स हाउ शी गेव हर एक्सेस लैंड ऑफ द रॉयल हिल टू द गवर्नमेंट, which the government divided into two authorities, Housing Board and BDA, and that's how Koifida was born. Actually, Koifida was nothing but a new name for Khanugam. But वो जब हुआ तो उसको फिर वही पेपर के झगड़ों में पढ़ के उधर का नाम घूम के इधर आ गया और ये जमीन पूरी की पूरी चली गई। तो आज जितना भी कोशिश हाउसिंग बोर्ड जो उसमें आता है वो उसी डेट ड्यूटी में कटा हुआ। और उसके बाद फिर रॉयल क्वार्टर्स, 40 क्वार्टर शुरू होते हैं, फ्लैग स्टाफ हाउस, सूफिया मस्जिद, पैलेस का कॉम्प्लेक्स, वो सारी चीज़ें आती हैं। और खानूगांव भी उसी का हिस्सा है। एक पूरी की पूरी डील बेगम भोपाल ने नवाब हमीदुल्लाह खान को 1918 में वो एरिया गिफ्ट किया था एज अ बर्थडे गिफ्ट। उस पर सिर्फ एक वाहिद मकान आर्ट डेको में बना हुआ शीरीन मंजिल हुआ करता था, सॉरी रियाज मंजिल हुआ करता था। आज वो बिल्कुल फुल है। वहाँ से रॉस मसूद रहे हैं और अल्लामा इकबाल रहे हैं, और इकबाल ने एक पोएम भी लिखी है भोपाल पे निगाह वहाँ से, और खूबसूरत पोएम है। तो ये सारी जगहें जो हैं, और ऑल दैट वी हैव टू सी इज कौन सी चीज़ किसका प्रोपेगेटिव या कौन सी चीज़ कौन से डोमेन में मिली है। अगर वो रॉयल प्रॉपर्टी है तो वो मर्जर में मिलेगी, अगर वो रॉयल प्रॉपर्टी से बाहर की चीज़ है तो वो हमको गजट नोटिफिकेशन या लैंड रिकॉर्ड में मिलेगी, और अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो सनद जागीर में मिलेगी। और अभी के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ है कि दस्तावेज को देख करके या सिर्फ पुरानी राइटिंग देख करके ये ना डिसाइड किया जाए कि एक पुराना डॉक्यूमेंट है। वी हैव टू ट्रेस इट एंड वी हैव टू चेक हाउ जेन्युइन इट इज। और रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने आप में ही सब कुछ बोलते हैं, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एवेन्यूज खुलें, गवर्नमेंट हैज मेड थिंग्स एक्सेसिबल एंड पॉसिबल, ऑल दैट वी हैव टू डू इज मूव अ मसल एंड गेट थिंग्स राइट। थैंक यू।